बच्चों, हमने अध्याय 2 में अभी तक जो बात की है उसमें भाग 1 जो वीडियो था उसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। भाग 2 में इन बिंदुओं पर हमारी पूरी चर्चा हो गई है। दूसरा जो वीडियो है हमारा इस अध्याय का, इसके बाद में हमने भाग 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आता है भाग 4 और भाग 4 में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे जिसमें प्रमुख होगा धारिता। उसके बाद बात करेंगे संधारित्र पर, फिर समानांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता, फिर संधारित्रों का श्रेणी तथा समानांतर क्रम में संयोजन और संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका व्यंजक, इस पर बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये हमारा। ये जो पार्ट रहेगा इसमें परीक्षा उपयोगी काफी जानकारियां रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आप इसको आखिर तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला बिंदु जो है वो है धारिता से संबंधित। आपने ये देखा होगा कि जैसे हम नल में किसी बाल्टी को भरते हैं तो बाल्टी में पानी का तल ऊपर उठता जाता है और एक निश्चित कैपेसिटी तक, एक निश्चित ऊंचाई तक जल का तल उठ जाता है और उसके बाद में यदि हम नल बंद नहीं करेंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, अर्थात बाल्टी से वापस गिरना शुरू हो जाता है, नीचे गिरने लग जाता है। तो एक बाल्टी यदि 15 लीटर की है तो उसमें 15 लीटर पानी आ सकता है। एक बाल्टी यदि 20 लीटर की है तो 20 लीटर का पानी उसमें समाहित हो सकता है। उससे ज्यादा हम उसके अंदर नहीं भर पाएंगे। ऐसा ही कुछ विद्युत के साथ में भी है। तो यदि हम किसी चालक की बात करें तो चालक को एक निश्चित मात्रा तक आवेश दिया जा सकता है। जैसे बाल्टी के अंदर एक निश्चित मात्रा में पानी इकट्ठा हो सकता है, वैसा ही चालक पर भी एक निश्चित मात्रा में ही आवेश एकत्रित किया जा सकता है। और आवेश के इस एकत्रित होने की मात्रा को, जितना आवेश उस चालक पर इकट्ठा हुआ है, यह उस चालक की धारिता कहलाता है। तो आइए पहले अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि धारिता क्या है। तो धारिता से तात्पर्य है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता जाता है। आवेश देंगे तो क्या बढ़ेगा? विभव बढ़ेगा। जैसे बाल्टी में पानी भरते जाएंगे तो उसका तल बढ़ता जाएगा, वैसा ही चालक का विभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। किंतु विभव का मान एक निश्चित मान से अधिक नहीं बढ़ सकता है। फिर उदाहरण पर कि पानी का तल बाल्टी के ऊपर निर्भर करता है, एक निश्चित मान से आप ज्यादा नहीं भर सकते, तो उसी प्रकार से विभव का मान भी एक निश्चित मान से अधिक नहीं बढ़ सकता है। इस कारण से चालक को एक निश्चित मान से अधिक मान तक आवेश नहीं दिया जा सकता। तो किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो ये गुणात्मक बात हो गई कि धारिता से मतलब क्या है? किसी भी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता। यदि इसकी परिभाषा देखें तो कहेंगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसको हमने समीकरण के रूप में लिखा कि धारिता बराबर क्या? तो किसी भी चालक को दिया गया आवेश और इस आवेश के कारण से उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई, इन दोनों का अनुपात धारिता कहलाता है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए, यानी कि आवेशित किया जाए, तो जब आवेशित करेंगे तो क्या होगा? उसका विभव बढ़ेगा। यानी कि गणितीय रूप से कह सकते हैं कि Q समानुपाती होता है V के। अब समानुपाती का निशान है तो समानुपाती के निशान को हटाकर हम बराबर का निशान लगा दें तो एक समानुपाती नियतांक जोड़ देंगे, माना कि समानुपाती नियतांक C है तो Q बराबर CV। इस C को हम बोलते हैं चालक की धारिता। ये एक प्रकार का नियतांक है। तो यहां से धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटे V, और हमने यही परिभाषा में लिखा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। हम इसको एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि V का मान 1 वोल्ट हो, यानी कि वृद्धि कितनी हो? 1 वोल्ट हो, तो आप क्या लिखोगे? C बराबर Q। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से परिवर्तित कर दे, उस मात्रा को हम चालक की धारिता कह सकते हैं। अतः
किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव के मान में एकांक वृद्धि कर दे। तो यहां से हमने इस परिभाषा को निकाला है कि यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। ये वाला जो समीकरण है हमारा C बराबर Q अपॉन V, ये महत्वपूर्ण समीकरण है, इसका हम कई बार उपयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं धारिता के मात्रक पर। SI पद्धति में धारिता का मात्रक फैराड है, फैराड से व्यक्त करते हैं इसको, और CGS पद्धति में स्थित फैराड से करते हैं। ये दो मात्रक हो गए SI पद्धति में और CGS पद्धति में। यदि इनके संबंध की बात करें तो एक फैराड जो है वो 9 गुणित 10⁻11 स्थित फैराड के बराबर होता है। धारिता का व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड या पिकोफैराड है। एक फैराड जो है ये बहुत बड़ा मात्रक है, तो व्यवहार में इसे हम माइक्रोफैराड या पिकोफैराड में व्यक्त करते हैं। तो एक माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड और एक पिकोफैराड 10⁻⁻12 फैराड के बराबर होता है। यदि धारिता की परिभाषा देखें तो हमने लिखा था कि धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो मात्रक के रूप में यदि देखें तो धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। तो फैराड बराबर कूलाम बटे वोल्ट। और यदि एक फैराड की बात करना हो तो क्या कहेंगे कि 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो यहां से हम एक फैराड को परिभाषित कर सकते हैं कि एक फैराड कितनी धारिता होती है? किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव के मान में 1 वोल्ट का परिवर्तन हो जावे तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। अर्थात 1 कूलाम आवेश देने पर यदि विभव का मान 1 वोल्ट बढ़ जाए तो धारिता क्या कहलाएगी? 1 फैराड धारिता कहलाएगी। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहली चीज यह है कि चालक का क्षेत्रफल। यदि चालक का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारिता का मान अधिक होगा। दूसरा कारक है चालक के चारों ओर का माध्यम। वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। और तीसरा है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। तो यदि किसी आवेशित चालक के समीप अन्य चालक को रख दिया जाए तो उस कारण से भी धारिता का मान बढ़ जाता है। तो धारिता को प्रभावित करने वाले ये 3 प्रमुख कारण हैं। अब हम बात करते हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र की परिभाषा क्या है? देखिएगा, किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। हमने धारिता की परिभाषा देखी और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी देखे। तो मैंने ये बताया था कि धारिता चालक के आकार या उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारिता ज्यादा होगी। किंतु संधारित्र में हम किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अर्थात न तो उसका आकार बढ़ाएंगे और न उसका आयतन बढ़ाएंगे और उसकी धारिता के मान को बढ़ा देंगे। तो ऐसे चालक को संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है? ये आखिर होता कैसे है? आइए देख लेते हैं। तो आवेशित चालक के समीप यदि अन्य अनावेशित पृथ्वीकृत चालक रख दिया जाए तो अनावेशित चालक पर विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित होता है। यहां तक की बात कर लेते हैं। चित्र में देखिए आप कि माना कि हमारा एक आवेशित चालक है जिस पर धन आवेश है। अब इस चालक के समीप हमने एक अनावेशित चालक को रख दिया तो अनावेशित चालक पर क्या होगा कि इस सतह के ऊपर माइनस यानी कि ऋण आवेश प्रेरित होगा। ये ऋण आवेश प्रेरित हुआ। जब इस सतह पर ऋण आवेश प्रेरित होगा तो इसके विपरीत सतह पर धनावेश प्रेरित होगा। परंतु यदि हम इसे पृथ्वीकृत कर दें तो पृथ्वीकृत करने से क्या होगा कि इस धनावेश के प्रतिकर्षण फलस्वरूप यह आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो यहां अब धनावेश नहीं बचेगा। तो अनावेशित चालक रखने पर, पृथ्वीकृत अनावेशित चालक रखने पर इस अनावेशित चालक पर एक ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा और ये ऋण आवेश क्या करेगा? इसके विभव को कम करेगा। तो इस अनावेशित चालक के प्रभाव से आवेशित चालक का विभव कम हो जाएगा और जब विभव का मान कम हो जाएगा तो हमने देखा है कि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। और यदि V का मान कम हो जाएगा तो C का मान बढ़ जाएगा।
तो बिना इस चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए हम इसके विभव के मान को कम कर सकते हैं और विभव का मान कम होने से धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये संधारित्र का सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर हमारा संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो देखिए, पहली बात आती है प्लेटों का क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारिता का मान भी ज्यादा होगा, यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा होने पर हम उस पर आवेश ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे। कोई भी चालक को यदि आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर समाहित होता है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा आवेश उतना ही ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, अर्थात उसकी धारिता का मान अधिक होगा। दूसरा, प्लेटों के मध्य की दूरी। अब यहां देखिए कि माने कि एक प्लेट ये x है और दूसरी ये प्लेट y है। अब यदि ये ज्यादा दूर होंगी तो ये प्रभाव कम डाल पाएगा, और ये प्लेट यदि इसके निकट होगी तो इस ऋणावेश का प्रभाव इस पर ज्यादा होगा। तो प्लेटों की दूरी जितनी कम होगी उतना ही धारिता का मान अधिक प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटों के मध्य की दूरी कम होगी तो इस पर ऋणात्मक प्रभाव ज्यादा होगा, यानी कि विभव का मान ज्यादा कम हो जाएगा, और विभव का मान कम हो जाएगा तो C का मान बढ़ जाएगा। तो मध्य की दूरी कम होने पर धारिता का मान बढ़ता है। और तीसरा है प्लेटों के मध्य का माध्यम। अब यदि माध्यम की बात करें कि अगर यहां पर वायु है और वायु को हटाकर यदि हम यहाँ कोई अन्य पराविद्युत माध्यम भर दें तो पराविद्युत माध्यम के अंदर धारिता का मान बढ़ जाता है। यानी कि यदि माध्यम में धारिता की बात कर रहे हैं तो वो मान वायु में धारिता का k गुना होता है, और ये k क्या चीज है? माध्यम का पराविद्युतांक है। तो इस प्रकार से माध्यम में अन्य माध्यम में धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की। तो थोड़ी सी बात हम अतिरिक्त कर लें कि संधारित्र जो है वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समानांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें 2 प्लेटों को उपयोग में लिया जाता है। एक संधारित्र होता है जिसको हम गोलीय संधारित्र कहते हैं, उसमें 2 सकेंद्रीय गोले होते हैं। और एक संधारित्र होता है बेलनाकार संधारित्र, जिसमें 2 समाक्षीय बेलन होते हैं, खोखले बेलन होते हैं। तो इस प्रकार से मूल रूप से संधारित्र 3 प्रकार के: समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। एनसीईआरटी की पुस्तक को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमें गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र के संदर्भ में वहां पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो आप अतिरिक्त जानकारी के रूप में पढ़ना चाहें तो आपको पढ़ना चाहिए, परंतु चूंकि हम एनसीईआरटी को पहले फॉलो कर रहे हैं तो इस कारण से यहाँ पर हम समानांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक माना कि x तथा y 2 समानांतर प्लेटें हैं। ये प्लेट x है, पहली वाली प्लेट, और ये दूसरी वाली प्लेट y प्लेट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये क्षेत्रफल है इनका, इसका भी A है और इसका भी A है। इनके मध्य की दूरी स्मॉल d है, और प्लेट y को पृथ्वीकृत किया हुआ है, यहाँ पृथ्वीकृत कर रखा है हमने, जोड़ रखा है। प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जावे तो प्लेट y पर माइनस q आवेश प्रेरित हो जाता है। यहां तक बात कर लेते हैं। माना कि हम इस प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं और प्लस q आवेश के कारण से इसके सामने वाली प्लेट के आगे वाली पृष्ठ पर माइनस q आवेश प्रेरित हो जाता है। ये माइनस q आवेश प्रेरित हो गया। प्लस q आवेश होगा वो पृथ्वीकृत हो जाएगा। तो इस प्लेट पर प्लस q आवेश है और इस प्लेट के पास में माइनस q आवेश है। अब माने कि दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र E है। अब इस आवेश के कारण से क्या होगा कि दोनों प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उसका मान कितना है? E है। और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का मान V है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण से विभवांतर होगा और उस विभवांतर का मान V है। तो आइए सबसे पहले अपन E की बात कर लें, फिर V की बात करेंगे और आखिरी में जाकर फिर हम इसकी धारिता निकाल लेंगे। तो एक और परिभाषा हमें काम में आएगी, उसको हम कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रकट करते हैं और इसका मान होता है आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यदि क्षेत्रफल A है और दिया गया आवेश Q है तो Q अपॉन A सिग्मा के बराबर होगा। यहां से हम E की मान की बात कर सकते हैं
तो गॉस का प्रमेय जब किया था हमने तो उसमें देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इन दोनों प्लेटों के बीच में, उसका मान होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इन दोनों प्लेटों के मध्य में। तो यदि विद्युत क्षेत्र हमारे पास है और देखिए सिग्मा नियतांक है, क्योंकि आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात नियत रहेगा और एप्सिलॉन 0 नियत है, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो विभवांतर का व्यंजक निकाल सकते हैं। विभवांतर V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, ये विभवांतर हो जाएगा। तो V के लिए हम लिख पाएंगे सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन 0, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा को अगर अपन Q अपॉन A लिख दें तो Q D अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये V का मान आ गया। अब धारिता की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, धारिता C बराबर होता है आवेश बटे विभव। यहाँ पर स्मॉल q लिखा हुआ है तो हम इसको स्मॉल q लिख देते हैं, तो स्मॉल q बटे V। तो धारिता C बराबर Q और V के लिए हमने व्यंजक निकाल लिया है और ये व्यंजक है Q D अपॉन A एप्सिलॉन 0। देखिए Q कट जाएगा और उलट गुणित हो जाएगा तो हमारा A एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D लिख देते हैं इसको। तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया। अब यदि दोनों प्लेटों के मध्य अगर K परावैद्युत माध्यम भर दें, माध्यम में धारिता का मान हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 A बटे D। तो अगर वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम है तो धारिता इतनी होगी, और यदि वायु है तो धारिता का मान ये होगा, एयर के अंदर ये और मीडियम के अंदर ये। आप इन दोनों से देख सकते हो कि Cm यानी कि माध्यम में धारिता हवा में धारिता की K गुना होती है। K का मान पराविद्युतांक कहलाता है। बच्चों, हमने भाग 4 में धारिता, संधारित्र और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकाल लिया है। अब हम आगे का जो है संधारित्र का श्रेणी तथा समानांतर क्रम संयोजन और संधारित्रों में संचित ऊर्जा, इसको अगले भाग 5 के अंदर देखेंगे। तो आप इन दोनों के लिए भाग क्रमांक 5 वाला वीडियो देखिएगा।